भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। पच्चीस जून 1975 भारत की डेमोक्रेसी के डूम्सडे से कम नहीं था। ये शुरुआत थी इंदिरा गांधी और उनके सुपुत्र संजय गांधी की 18 महीने लंबी कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप की। प्रेस फ्रीडम सस्पेंडेड, न्यूज़पेपर्स की इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई, पूरे ऑपोजिशन को उठाकर जेल में डाल दिया गया, जर्नलिस्ट और प्रोटेस्टर्स को साइलेंट करवा दिया गया। और इसी तानाशाही के बीच बिना ऑपोजिशन के, बिना डेमोक्रेटिक प्रोसीजर फॉलो किए हुए हमारे देश के संविधान की हत्या की गई। लाया गया इंडिया का सबसे कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। बट बिफोर वी गेट डीपर इनटू इट, लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड इमरजेंसी लगाने की नौबत कैसे आई। ये कहानी शुरू होती है कुछ 1973-74 के आसपास। देश में मॉनसून्स फेल हो गए थे, 8% से एग्रीकल्चरल आउटपुट गिर गया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एकदम नेग्लिजिबल, आम आदमी की कमर तोड़ देने वाला इन्फ्लेशन था और ऑयल क्राइसिस था ड्यू टू द अरब इजराइल वॉर ऑफ 1973। देश में इंदिरा गांधी की पॉपुलरली इलेक्टेड सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा था। लोग सड़कों पर उतर आए थे। बिहार और गुजरात में मास स्केल पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए, जो आगे चल के एक बहुत बड़ा आंदोलन बने। अंडर द लीडरशिप ऑफ रिनाउंड सोशलिस्ट जेपी यानी जयप्रकाश नारायण। वो एक फ्रीडम फाइटर थे और एक स्टॉन्च सोशलिस्ट थे और उनकी पॉपुलैरिटी अक्रॉस पार्टी लाइंस थी। सभी ऑपोजिशन पार्टीज ने जेपी की लीडरशिप में एक पॉपुलर मूवमेंट चलाया और सरकार को उसके घुटनों पर लेकर आए। इसी बीच क्या होता है कि 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट इंदिरा गांधी को इलेक्शन में अनफेयर मींस और गवर्नमेंट रिसोर्सेज को यूज करने के लिए गिल्टी ठहरा देते हैं और उनकी लोकसभा मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया जाता है। इसी के साथ देश में विरोध की एक ऐसी आग बनती है जिसके अंदर और घी डल जाता है। लोग इंदिरा गांधी का रेजिग्नेशन डिमांड करते हैं और सड़कों पर आ जाते हैं। 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने रामलीला मैदान में एक ऐसी विशाल रैली कंडक्ट की कि इंदिरा गांधी की सरकार तिलमिला उठी। आधी रात को मिसेस इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आपातकाल घोषित करने की सलाह दी और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का बहाना बताकर देश में इमरजेंसी लागू हुई। जैसा कि मैंने पहले बताया, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को तो दबाया गया ही गया। इसी के साथ साथ देश की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, कोर्ट्स और जजेस को भी कंप्लीटली ओवरराइड कर दिया गया। जुडिशियल इंडिपेंडेंस वाज अ जोक। अप्रैल 1976 में तो सुप्रीम कोर्ट ने यह एक्सेप्ट कर लिया कि इमरजेंसी में गवर्नमेंट बिना रीजन बताए लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर अरेस्ट कर सकती है और इसके अगेंस्ट कोई भी रिट पिटीशन एंटरटेन नहीं किया जाएगा। दैट वाज द लेवल ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस। अब आते हैं अपने वीडियो के मेन पार्ट पर, जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अब होता क्या है कि 1976 में इमरजेंसी के दौरान सरकार एक कमेटी बिठाती जिसका नाम है स्वरण सिंह कमेटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करेगी और उसके अंदर चेंजेस को सजेस्ट करने वाली थी। इसी के बेसिस पर बनाया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट और इसका मेन मोटिव था सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को और ज्यादा बढ़ाना। और इसके सारे चेंजेस को जब इम्प्लीमेंट किया गया तो इसे एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या इंदिराज कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया, बिकॉज इसने कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर फंडामेंटल पार्ट्स को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। इसके कुछ मेजर 3 हाईलाइट्स हैं जिनको हम डिटेल में आगे जाके डिस्कस करेंगे। पहला हाईलाइट ये है कि इसका मोटिव था सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को बढ़ाना। सेकेंड मोटिव था इसका जुडिशरी की जो इंटरफेरेंस थी हमारी लॉ मेकिंग के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर, उसको कम करना। और थर्ड और सबसे इंटरेस्टिंग थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बनाना। एंड हम जानते हैं कि ये सारे रीजंस पावर कंसोलिडेशन के थे, जबकि सरकार ने फ्री टैक्स पे इसको लाया था कि ये गवर्नेंस को और बेटर करेंगे। आइए समझते हैं एक एक करके सभी मेजर प्रोविजंस को। सबसे पहला प्रोविजन और सबसे मेजर चेंज जो किया गया वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में किया गया। होता क्या है कि हमारे प्रियम्बल के अंदर सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड्स ऐड कर दिए जाते हैं एक अथॉरिटेरियन रिजीम के दौरान, जो एक आइडियोलॉजिकल स्टैंप है हमारे देश के ऊपर। एक पॉलिटिकल पार्टी सोशलिस्ट हो सकती है, लेकिन एक कंट्री को सोशलिस्ट लेबल करना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था।
दूसरी जो मेजर चेंज किया गया वो था जुडिशरी पर अटैक। आर्टिकल 32, 226 और 131 में अमेंडमेंट्स करके कोर्ट्स के रिव्यू पावर्स को कम कर दिया गया। मतलब अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाए तो कोर्ट्स को उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को इजीली क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। ये क्लियरली चेक्स एंड बैलेंसेस का वायलेशन था। थर्ड, फंडामेंटल ड्यूटीज का एडिशन। सिटीजन के राइट के साथ साथ उनकी ड्यूटीज भी बताई गई, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना, एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करना, फाइन, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स। बट बात यह है कि ये एक मॉरल डिस्ट्रैक्शन था कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपको राइट्स के बदले ड्यूटीज निभानी पड़ेंगी और दूसरी तरफ आप राइट्स लोगों की कर्टेल कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से एक हिपोक्रेटिक चीज थी एंड इसको बिल्कुल भी एक अथॉरिटेरियन और इमरजेंसी जैसे टाइम पर इंट्रोड्यूस करना सही नहीं था। साथ ही 42nd अमेंडमेंट ने स्टेट्स की ऑटोनॉमी को काफी कम कर दिया। आर्टिकल्स 245 और 246 में बदलाव से सेंटर को ज्यादा पावर दे दी गई और स्टेट लिस्ट के बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। रीजनल पार्टीज और स्टेट गवर्नमेंट्स हेल्पलेस फील करने लगी एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस में एक इम्बैलेंस आ गया। तो ऑल इन ऑल ये अमेंडमेंट एक अथॉरिटेरियन टूल था जो इंदिरा गांधी सरकार ने अपनी पोजीशन को बचाने और अपनी सत्ता की डूबती हुई नाव को वापस तैराने के लिए यूज किया था। फाइनली ये होता है कि इस अमेंडमेंट के ड्रैकोनियन चेंजेस को रिवर्स किया जाता है थ्रू द 44th अमेंडमेंट ब्रॉट बाय द नेक्स्ट गवर्नमेंट। आखिरकार 18 महीने बाद जनवरी 1977 में इमरजेंसी को हटाया गया और 2 महीने में इलेक्शंस करवाए गए। सारी ऑपोजिशन पार्टीज यूनाइट हो गई, जनता पार्टी बनाई और इलेक्शंस को भारी बहुमत से जीता। मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने। शाह कमीशन बिठाई गई और इसने इमरजेंसी के दौरान किए गए जितने भी गवर्नमेंट के एक्सेसेस थे और अत्याचार थे उसको इवैल्यूएट किया। ये पता चला कि लगभग 1.4 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया था और कईयों को टॉर्चर भी किया गया था। अंत में देश ने सुकून की सांस ली, डेमोक्रेसी और सिविल लिबर्टीज के बारे में अवेयरनेस बढ़ी और कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए ड्रैकोनियन चेंजेस को रिमूव किया गया। इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल करियर और मोरारजी देसाई के साथ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में किसी और दिन बात करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।